earliest. Matters raised with permission, popularly known as 0 hour. I recollect my days when I started my parliamentary career in '89. Then we used to have heroes of 0 hour. 0 hour then was not very regulated. Fortunately, over the years, this has developed as an institution and evolved as a structured mechanism. Shri Imran Pratap Gadi demand to restart UPSC Residential Coaching Center at Haj House, Mumbai. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज इस सदन में खड़ा होकर हाशिए पर मौजूद देश के लाखों एससी, एसटी और माइनॉरिटी के छात्रों की तरफ से यूपीए की चेयरपर्सन रही श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को सैल्यूट करूंगा, जिनकी कोशिशों से सच्चर कमेटी की सिफारिशों के बाद 2009 में कोचिंगों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा न ले पाने वाले एससी, एसटी और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी शुरू की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मानू हैदराबाद, एएमयू अलीगढ़, जामिया हमदर्द और जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में दूर दराज गांव से आने वाले बच्चों ने महंगी यूपीएससी कोचिंगों के बजाय भारत सरकार की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में एडमिशन लेना शुरू किया और उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के सपने पूरे होने लगे। इसी से प्रभावित होकर मुंबई के हज हाउस में 2009 में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया गया, जिसके लिए सरकार से कोई फंड नहीं लिया गया, बल्कि हाजियों के रजिस्ट्रेशन फीस और सर्विस चार्जेस से बनने वाले हज कमेटी के कॉर्पस के एक हिस्से से इसे शुरू किया गया। तकरीबन 10 साल शानदार तरीके से चलने वाले इस कोचिंग सेंटर के रिजल्ट भी बढ़िया रहे। कई आईएएस दिए, आईपीएस दिए, महाराष्ट्र की स्टेट सर्विसेज में बच्चे सेलेक्ट होने लगे। फिर आया कोविड, पहले सीटें घटाई गईं और फिर तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री महोदया को मौका मिला और उन्होंने 2023 में इस कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया। वो सैकड़ों छात्र जो हर साल इस कोचिंग सेंटर से फायदा उठा रहे थे, एक झटके में उनके सपने चकनाचूर कर दिए गए। सभापति महोदय, मैं जब देश के प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल तोड़ के कतर के अमीर शेख तमीम को रिसीव करते हुए देखता हूं, जब मैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान को प्रधानमंत्री जी को गले लगाते हुए देखता हूं, तो सोचता हूं कि काश प्रधानमंत्री जी अपने देश के गरीब भारतीय मोहम्मद सलमान और मोहम्मद तमीम को इसी तरह अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी मैं जब प्रधानमंत्री जी को शेख हसीना जी को प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव करते देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कभी प्रधानमंत्री जी अपने देश की बेटी बिल्किस को भी इसी तरह से अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी कैब भोपाली ने कहा था, ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, दिलों को हम कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। सभापति महोदय, मेरा अल्पसंख्यक मंत्रालय से अनुरोध है कि हाजियों के पैसे से चलने वाले हज हाउस कोचिंग के कोचिंग सेंटर को फिर से शुरू किया जाए। न सिर्फ शुरू किया जाए बल्कि उसकी सीटें भी बढ़ाई जाएं। जब पैसा सरकार को नहीं देना है बल्कि हाजियों का जो कॉर्पस सैकड़ों करोड़ रुपए के रूप में इकट्ठा है, उससे इसको चलना है कोचिंग सेंटर को, तो फिर इस कोचिंग सेंटर को चलाने में और देश के बाकी हज हाउसेज में इसे शुरू करने से सरकार को परेशानी क्या है। मेरा अनुरोध है, यहां मंत्री महोदय बैठे हैं, अल्पसंख्यक मंत्री, कि कृपया संज्ञान लें। देश के लाखों छात्र आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी concerns over the dilution of employment guarantee under Manrega. Honorable Chairman, thank you for giving me the opportunity to speak on a most important issue. I wish to draw the attention of this House to an issue of urgent national importance, the right to employment under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Mahatma Gandhi Narega, also known as Manrega, enacted by the then UPA government in 2005 under the leadership of Prime Minister Dr. Manmohan Singh Ji. This landmark legislation has been a crucial safety net for millions of rural poor. However, it is deeply concerning that
the present BJP government has systematically undermined the scheme. The budget allocation remains stagnant at rupees 86,000 crores, a 10-year low as a percentage of GDP. When adjusted for inflation, the effective budget has declined by rupees 4,000 crores. Moreover, estimates suggest that nearly 20% of the allocated funds will be used to clear pending dues from previous years. Additionally, the scheme faces multiple challenges, including the exclusionary Aadhaar-based payment system and the national mobile monitoring system, persistent delays in wage payments, and wage rates not adequate to compensate for inflation. In light of these pressing concerns, the Congress Party demands the following. 1. Adequate financial provisions to sustain and expand the scheme. 2. An increase in the minimum wage of rupees 400 per day. 3. Timely disbursement of wages. 4. The removal of mandatory ABPS and NMMS requirements. 5. An increase in the number of guaranteed work days from 100 to 150 per year. These measures, sir, are essential to ensure that Mahatma Gandhi Narega provides dignified employment and financial security. Thank you. Shri Manoj Kumar Jha, need for enhancement of honorarium for ASHA workers. शुक्रिया। So you want ASHA for ASHA workers? जी, शुक्रिया। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले आपको सकुशल सदन वापसी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण है कि नेता सदन और स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे समक्ष हो। तो ये जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिनको हम पॉपुलरली आशा कहते हैं, ये तकरीबन 20 वर्षों से हमारी तमाम योजनाओं का, स्कीम्स को अपने कंधों पे, जो कई दफा मजबूत कंधे नहीं होते, उन पे ढो रहे हैं। और उन कंधों पे वजन तब और बढ़ जाता है जब उनके समक्ष अनिश्चितताएं हो। माननीय सभापति महोदय, मूलतः मैं आशा कर्मियों के लिए बात रख रहा हूं, लेकिन इस देश के तमाम स्कीम वर्कर्स जो अलग अलग योजनाओं में संलग्न हैं, उनके समक्ष भी अनिश्चितता का एक ऐसा माहौल है कि जिसको सिर्फ तालियां बजा करके, उनको ग्रेटिट्यूड दे करके उसकी भरपाई कतई संभव नहीं है। माननीय सभापति महोदय, बीते 20 वर्षों में जैसा मैंने कहा कि तमाम राज्यों की सारी योजनाएं, खास करके स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में, इन्हीं वर्कर्स द्वारा चलाई जा रही हैं। एक जेंडर्ड नोशन भी है माननीय सभापति महोदय कि महिलाएं हैं मूलतः, तो ये केयर गिवर हैं। इनका शोषण भी अगर हो जाए तो केयर गिवर के नाम पर इसको रख लिया जाए। 2005 से एनआरएचएम का हिस्सा थी और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राज्यवार परिस्थितियां बहुत विपरीत है इनके लिए। हाल में इनकी एक हड़ताल भी हुई थी। एक तरफ केरल जैसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा ऑनरेडियम है, दूसरी तरफ मेरा अपना गृह राज्य बिहार है जहां 2000 रुपए मात्र ऑनरेडियम है। सर, ये तो पूरे देश के समक्ष एक चुनौती है। पूरे देश में कम से कम मेरी मांग होगी कि इनका जो आप एक तो ऑनरेडियम, अगर वर्कर कह रहे हैं, एक्टिविस्ट कह रहे हैं, सर ये ऑनरेडियम थोड़ा डिमीनिंग लगता है। अगर इसको हम कोई बेहतर नाम दे और 21,000 रुपया कटिंग अक्रॉस स्टेट्स करें और वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट 5 लाख रुपए का करें तो शायद, और ये स्टैंडिंग कमेटी का भी सर ये आग्रह था
2020 में कि फॉर्मलाइज किया जाए इनके काम को। और मैं अंत में आपके माध्यम से सभापति जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा, अगर आपने सकारात्मक पहलकदमी ली तो इसकी गूंज दूर तक जाएगी, हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं जोर से कहना चाहता हूं, जय हिंद सर। John Britas, such a pious sentiment was expressed, let the House run according to rules. No. He knows how to handle his affairs. We can compliment the leader of the House for exemplifying decorous conduct all throughout. Shri Saket Gokhale. Shri Saket Gokhale demand for conferring the Bharat Ratna Award posthumously on the late Shri T.N. Session, former Chief Election Commissioner. Thank you, Chairman, sir. So T.N. Session was the 10th Chief Election Commissioner of India, and he redefined the way in which the Election Commission of India functions. So Mr. Session was a fiercely independent election commissioner. His famous quote, which is, "I eat politicians for breakfast," showed that he worked without fear or favor and upheld the independence and dignity of the Election Commission. Sir, I'll state a few reasons as to why it is extremely important that our country honor T.N. Session with the Bharat Ratna. First reason, sir, T.N. Session's independence gave a strong image to the ECI, which is the constitutional body. So today, election commissioners are appointed directly by the government with a majority vote of PM Modi and PM Shah and Home Minister Shah on the selection panel. Neither the Chief Justice of India, which is the judiciary, nor the leader of opposition, which is the legislature, have any say in the appointments. The ECI has now become a government-appointed body. T.N. Session would not approve of this. Second reason, sir, T.N. Session strictly enforced the Model Code of Conduct and made it a powerful tool for free and fair elections. Sir, in the last Lok Sabha elections, we saw how the MCC was shredded by PM Modi when he went around the country making some extremely communal and polarizing speeches. So media owners capitulated to the PM, and he gave 80 interviews during the course of the election, while no other opposition leader got that kind of coverage. So the ECI has constantly refused to act on Model Code of Conduct despite repeated violations by the BJP and PM Modi. So the third reason, and this is the most important reason, sir, so T.N. Session, and this is important for everyone to know in the government especially, T.N. Session created the epic cards, envisaged the identity, the voter ID cards were envisaged by T.N. Session. So he envisaged them as being a unique electoral ID for every Indian. So today our electoral system is in dire straits, where the ECI itself has accepted and admitted that multiple duplicate epic cards exist within the system. The unique voter ID envisaged by T.N. Session is no longer unique, sir. So what is shocking is that ECI was aware of this major scam, but they did not do anything about it until it was raised by my leader Mamata Banerjee on 27th of February. So what is even more shocking, sir, is the ECI now says that they will resolve this issue within 90 days. So the Election Commission still hasn't disclosed how many duplicate epics even exist in India. How are they going to resolve this in 90 days, sir? So we have expressed concerns. Delhi elections, about 8 lakh new voters were added. Maharashtra, 39 lakh new voters were added. How is this possible, sir? So under T.N. Session, the EC was independent. And we need to give him Bharat Ratna, sir, to remind the Election Commission today that it is a free body, it is a constitutional body, and they must function independently, sir. Thank you. Election Commission is a constitutional body. No comment on Election Commission, please. Srimati Maya Narnolia demand to increase effectiveness of one-stop center service number in Madhya Pradesh. Please. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद देती हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी का ध्यान वन स्टॉप सेंटर की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। माननीय उपसभापति महोदय, पूरे भारत देश में अभी तक 878
वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं, जिसमें से 802 वर्तमान में कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में 64 वन सेंटर खोले गए हैं, जिसमें से 57 वर्तमान में कार्यरत हैं। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करती हूं कि यह वन स्टॉप सेंटर को हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रणनीतिक रूप से स्थित हों, ताकि आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। माननीय उपसभापति महोदय जी, इन केंद्रों के कर्मचारियों को जरूरतमंद महिलाओं को प्रभावी सहायता करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। वो प्रशिक्षण मिलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इन केंद्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी पहलों से जनता को वन स्टॉप सेंटर OSC द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में शिक्षित किया जाए, जिससे से अधिक महिलाएं इन आवश्यक सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इससे उनकी सुरक्षा और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वे मध्य प्रदेश में वन स्टॉप सेंटर की प्रभावकारिता और नंबर बढ़ाने के लिए इन उपायों पर विचार करें। हालांकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार भी सरकार के माध्यम से और महिला बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन इसको और बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए निश्चित रूप से प्रशिक्षण और महिलाओं को प्रशिक्षित किए जाने की भी बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, कंसर्न ओवर क्रैशिंग ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। धन्यवाद उपसभापति जी। दलाल स्ट्रीट रक्त रंजित हो गया है, चारों तरफ तबाही मची हुई है। 30 साल की रिकॉर्ड गिरावट शेयर मार्केट में दर्ज की गई है। पिछले 5 महीने में 95 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं। विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार अब आकर्षक नहीं लग रहा है, इसलिए 6 महीने में 1.67 लाख करोड़ बाजार से निकाले गए हैं। इन विदेशी निवेशकों को अमेरिका और चीन का बाजार ज्यादा आकर्षक नजर आ रहा है। तभी तो पिछले 6 महीने में चीन के बाजार में 17% की उछाल दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में भारतीय बाजार में 12% की गिरावट दर्ज की गई। इस तबाही के बीच सरकार मौन साधे हुए है। भारतीय शेयर बाजार विश्व में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल हो गया है। बड़े बड़े शेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बाजार की इस गिरावट पर छोटे निवेशकों पर आ रहा है। वैश्विक बाजारों की कमजोरी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका के नए टैरिफ से जुड़े चिंताओं के चलते बाजार में ये गिरावट देखी जा रही है। लेकिन इस गिरावट में घरेलू कारण भी शामिल है। देश में आर्थिक मंदी की चिंता, उम्मीद से कम कमाई, रुपए की लगातार कमजोरी, कम उपभोग के कारण हम कारपोरेट कमाई भी शामिल है। भारत की GDP में गिरावट आई है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 की GDP वृद्धि RBI और NSO के पूर्वांक से कम रहेगी, क्योंकि वित्तीय वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में आर्थिक विकास तुलनात्मक रूप से धीमा है। रुपए की कमजोरी ने विदेशी पूंजी निकास को बढ़ा दिया है, जिससे बाजार की धारणा पर और दबाव पड़ा है। दिसंबर जनवरी महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने SIP बंद कर दी है। भारतीय शेयर बाजार अक्सर देश की आर्थिक सेहत का पैमाना माना जा रहा है। सरकार से शेयर बाजारों में गिरावट को रोकने के लिए दखल देने की मांग बढ़ गई है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं, निवेशकों को राहत पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। इस सरकार की आर्थिक नीति तबाही और बर्बादी की ओर इस देश को ले जा रही है। सरकार को सुधार करने की जरूरत है। जो कुछ लोग विश्वगुरु बन रहे हैं, विश्वगुरु कम से कम आर्थिक नीति को छोड़ दो। इसलिए छोड़ दो कि उसमें आपने देश को तबाह और बर्बाद किया है। मैं इन शब्दों के साथ सरकार के दखल की मांग करता हूं। धन्यवाद।